जय हिंद दोस्तों आज हम लोग मैथ पढ़ेंगे। जैसा कि मैं मैथ में इस समय क्या पढ़ा रहा हूँ आप भी बता रहा हूँ। एक क्लास इंटर का मैथ है, जैसा कि इंटर का मैथ यानी कि 12वीं का मैथ और पार्ट 1 इसमें मैं बता रहा हूँ। और इसमें प्रश्नावली 3.1 चल रही है, जिसमें मैंने कुछ सवाल यानी कि 1 से 5 तक जो सवाल थे हमारे 1 से 5 तक, उन सवालों को मैंने क्या किया है बता दिया है। और उसके बाद जितने सवाल 6 से लेकर के 10 तक सवाल हैं इस प्रश्नावली में, उस सवालों को हम लोग देखेंगे कि किस तरह से सवाल लगेंगे। आपने अगर उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाइए देखिए, ताकि आप लोगों को उस सवाल पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग पहले चैनल को क्या हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए। और देखिए हम लोग का पहला वाला देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। उसमें कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, उसमें से x, y और z का मान निकालना है। यानी कि ये जो समीकरण इसमें क्या, इसमें 2 सवाल और भी है, यानी कि दूसरा और तीसरा, यानी कि 2 और 3, यानी कि 2 सवाल और दिए हुए हैं। पर क्या मैं एक सवाल बता रहा हूँ और जितने सवाल हैं आप लोग लगाइएगा। तो देखिए मैं पहला सवाल इसमें यानी कि 6वां में का पहला सवाल बता रहा हूँ और 2 में छोड़ दूंगा ताकि आप लोग लगाइएगा। अगर ना लग पाए तो बताइएगा। देखिए इस सवाल को में हम लोगों को x, y और z के मान देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x, y और z है कहाँ पर। तो जो पहला हम लोगों का आव्यूह बन रहा है और एक दूसरा इक्वल टू के बराबर इधर दूसरा बन रहा है। तो हम लोगों को पता है कि बराबर के अगर कोई भी चीज़ अगर बराबर में होती है तो क्या समान होती है, x और y अगर कोई बराबर में है तो x का जितना मान होगा वो y का भी मान होगा, क्योंकि जो बराबर में कोई भी वैल्यू होती है तो उसके इक्वल में होती है। इक्वल का कहने का मतलब ही बराबर होता है। यहाँ पर क्या एक अव्यय दे दिया है, एक अव्यय दे दिया है। इसमें से हम लोग सबसे पहले गिनेंगे, देखेंगे कि x और y कहाँ पर है। तो देखिए जो x है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, y यहाँ पर दिखाई दे रहा है और z जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और हम लोगों को क्या x, y और z ही का मान निकालना है। तो क्या हम लोग देखेंगे कि अब क्या कराएंगे कि इन दोनों अवयवों को एक दूसरे से कंपैरिजन कराएंगे। और जब कंपैरिजन कराएंगे तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब भी कंपैरिजन में अगर कोई भी चीज़ को हम लोग अवयव को कराते हैं तो उस स्थान पे मान लीजिए जो भी वैल्यू रहती है वो उसके इक्वल में हो जाती है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर x है तो 5 के बराबर x हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए y है और यहाँ पर 3 है तो y के बराबर 3 हो जाएगा। जब भी हम लोग इक्वल में है और उसका वैल्यू हम लोग निकालना है तो वो इसके बराबर हो जाएगा अगर इस स्थान में है। ये देखिए 2 × 2 का अवयव हमें यहाँ पर दर्शाई दे रहा है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर भी 2 × 2 का अवयव है, यानी कि 2 पंक्तियाँ और 2 कॉलम है। क्या हम लोग देखेंगे x की जगह पर क्या है, ये x है, x की जगह पर हमारा 1 दिखाई दे रहा है। कंपैरिजन करेंगे तो उसके इक्वल में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का x का मान निकल के आ जाएगा x = 1। अब इसी तरह से नेक्स्ट वाले सवाल में हम लोग वहाँ पर क्या पहले वाले से कंपैरिजन कराएंगे। और जो एक तीसरा सवाल है x + y करके, वहाँ पर क्या हम लोग को थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसमें से उस समीकरण को सॉल्व करने के बाद आप लोगों का वहाँ से मान निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर दी मैंने, y का निकालना है तो y = क्या, हम लोग y की जगह पे क्या देख रहे हैं, y की जगह पे हमारा 4 है, क्योंकि हम कंपैरिजन कराएं उसी के जगह पे देखेंगे जहां पर वो वैल्यू है। तो y के जगह पर यहाँ पर 4 है, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या देख रहे हैं हम लोग 4 देख रहे हैं। तो y = हमारा 4 हो जाएगा। अब क्या z की वैल्यू देखना है, z। अब z की जगह पर क्या देख रहे हैं हम लोग 3 देख रहे हैं। तो हम लोग का क्या मान हो जाएगा, 3 मान हो जाएगा। इस तरह से उसी स्थान पर कंपेरिजन कराना है जिस स्थान पर। अब z देखिए कहाँ पर है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। यहाँ पर भी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं। तो इस तरह से इसका मान हो जाएगा देखिए z का। तो इसी तरह से आपने इसमें का दूसरा और तीसरा सवाल लगाइएगा। हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वां सवाल क्या है, जैसा कि मैंने 6वां सवाल बताया था, 6वां पाला उसी तरह से इसमें है। अब देखिए इसमें क्या a, b, c और d 4 वैल्यू दिया है, उन चारों वैल्यू का मान निकालना है, a, b, c, d का मान निकालना है। और 2 मैंने सवाल छोड़े हैं उसको आप लोग लगाइएगा। इसमें क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जैसा कि मैंने एक सवाल छोड़ा है उसमें है, पर इस कैलकुलेशन को हम लोगों को सॉल्व करके चलना है। अब देखिए क्या कि हम लोग को a, b, c और d का मान निकालना है। तो जहां जहां पर a, b, c और d है और इस वाले वैल्यू में यानी कि इसके जो इक्वल में वैल्यू है उससे कंपैरिजन कराएंगे और जो उसके जगह पर है यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में जो है वो उसके इक्वल में हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखते हैं, a - b इसमें है, a और b इसमें है, तो हम लोग क्या कंपैरिजन कराएंगे। तो यहाँ से हमारे कुछ समीकरण बन के आएंगे। देखिए मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ। देखिए a - b यहाँ पर अगर हम लोग कंपैरिजन कराएं, a - b = क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या देख रहे हैं, -1 देख रहे हैं। तो हमारे -1 हो जाएगा। अरे सेकंड में 2a + c है, यहाँ पर देखिए a और c है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कंपैरिजन कराएंगे। तो देख रहे हैं फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में क्या है, ये हमारा 5 है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में तो 5 है। देखिए 2a
प्लस सी इक्वल टू क्या हमारा है, इसके जगह पर क्या है 5 है। अगर इस तरह से भी आप समझे कि उसके जगह से हम लोगों को बस टैली करा लेना है तब भी आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a माइनस इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरा हमारा क्या बन जा रहा है 3c प्लस डी। अगर अब देखिए 3c प्लस डी का कंपेरिजन कराएं तो 13 हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमारे 4 समीकरण बन गए, 1 2 3 और ये हमारा 4। अब इन्हीं 4 समीकरणों से हमें ए और बी और सी का मान और डी का मान निकालना है। अब किस तरह से निकालेंगे, तो अब देखिए अगर हम लोग पहले समीकरण को ले लें तो पहले समीकरण में हम लोग क्या देख रहे हैं कि a माइनस बी इक्वल टू -1 और यहाँ पर क्या देख रहे हैं 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब यहीं से हम लोग इस 2 समीकरण को लेकर के चलेंगे, यानी कि इसमें भी a है और a भी है और इसमें भी a भी है। तो क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन करता हूँ। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 3 से सॉल्व करने पर, देखिए समीकरण 1 में तो मैंने पहले क्या 2 से गुणा किया और उसके बाद समीकरण 3 को लेकर के हम लोग कंपेरिजन करेंगे। तो उसके बाद यहां से हम लोग का मान निकल जाए। अब देखिए समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2a हो जाएगा माइनस हमारा 2b हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ये हो गया, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब क्या है, तो समीकरण 2 था, समीकरण 3 से उसको लेकर चलेंगे। अब समीकरण 3 यहाँ पर देख रहे हैं 2a और माइनस बी इक्वल टू क्या हमारा 0 है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्या अब यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से हम लोग का देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से b का मान पता चल जाएगा। तो b इक्वल टू हमारे यहाँ से क्या 2 निकल के आ जाएगा जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और क्या अब b का मान पता चल गया तो हम लोग इसको समीकरण 1 में रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a, अब b के जगह -2 हो जाएगा, माइनस तो है b के जगह सिर्फ 2 हो जाएगा और -1 है। अब इसको इधर लेकर जाएंगे तो a इक्वल टू -1 और +2 तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा घट के आ जाएगा a की हमारी वैल्यू 1 निकल गया। अब देखिए a की वैल्यू पता चल गया, हम लोग समीकरण 2 से अब देखेंगे। यहाँ पर मैं आ रहा हूँ देखिए समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से अब a का वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो हम लोग समीकरण 2 क्या है देख रहे हैं 2a प्लस सी। अब देखिए 2a के जगह हम लोग 1 रखेंगे और प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 5। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए 5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से पश्चांतर कर लेंगे, सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस, देखिए 5 और ये 2 कलम 2 इधर जाएगा तो -2 और हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी कि सी का भी मान पता चल गया। अब क्या करेंगे, हम लोग डी का मान देखेंगे। अब डी इसमें है, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण, देखिए समीकरण 4 से, यानी कि सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो अब क्या देख रहे हैं हम लोग 3c प्लस डी, 3c की जगह हम लोग देख रहे हैं 3 प्लस डी हमारा है, देखिए डी इक्वल टू हमारा 13 है। अब क्या हम लोग इसमें 3 3 9 हो जाएगा और जा करके उधर पश्चांतर करेंगे तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 9। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब देखिए 9 में से 13 को घटाएंगे तो हमारा कितना बच के आएगा 4 आएगा। तो इस तरह से जो जो हमें मान निकालना था, यानी कि ए बी और सी का जिस तरह से मान निकालना था वो चीज हमारा निकल के चला है। क्योंकि क्या हम लोग देख रहे हैं बी ए का मान यहाँ से हमारा पता चल जा रहा है, देखिए ए का मान 1 हो गया, बी का मान 2 हो गया, सी का मान हमारा देखिए यहाँ से पता चल गया और डी का मान यहाँ पर हमारा पता चल गया। तो क्या हम लोग को ए बी सी का मान निकालना था, तो देखिए ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू क्या आ गया, बी इक्वल टू 2 आ गया और सी इक्वल टू क्या आ गया, सी इक्वल टू 3 आ गया और डी इक्वल टू हमारा 4 आ गया। तो इस तरह से ए बी सी का मान पता चल गया। अब चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह आप लोग सवाल लगाइए और हमारे चैनल को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, देखिए 8 नंबर का सवाल है, उसे किस तरह से लगाएंगे, क्योंकि मैंने 7 बता दिया, काफ़ी अच्छा सवाल था। और 9वां सवाल भी इसी तरीके से है, उसमें भी एक्स और वाई जो भी मान निकालना है उसको आप लोग निकालिएगा। तो देखिए 8वां सवाल क्या कह रहा है कि ए आई जे एम गुणे एन, यानी कि एक कोट है एम गुणे एन, एक वर्ग आव्यूह, यानी कि वर्ग आव्यूह यदि इसका बताना है, यानी कि इसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, एम ग्रेटर देन एम, एम लेस देन एम, एम इक्वल टू एन। तो मैं बता दूं इसमें सबसे मेन टॉपिक क्या कह दिया, वर्ग।
हम लोगों को पता है कि जब भी कभी भी वर्ग आव्यूह कहेगा तो वर्ग आव्यूह कहने का मतलब क्या होता है, वो इक्वल में होता है, यानी कि उसकी कोटियां क्या हो जाएंगी, वो इक्वल में हो जाएंगी, यानी कि पंक्तियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए पंक्तियों की संख्या इक्वल टू हो जाएगा हमारे पंक्तियों की संख्या इक्वल टू हमारी स्तंभों की संख्या हो जाएगी, स्तंभों की संख्या हो जाएगी। तो क्या हम लोग देख रहे हैं विकल्प सी क्या है, हमारा m गुणे n है, m इक्वल टू n है। तो हमारा कुल मिला के तीसरा वाला जो विकल्प हमारा दिया हुआ है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जब भी वर्ग का देगा ये बात आप लोगों को याद करना है। तो क्या कोटि की संख्या और वर्ग आव्यूह क्या होता है, देखिए यहाँ अगर हम लोग 2 गुणे 2 का वर्ग आव्यूह बनाते हैं, 2 गुणे 2 का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए 5 7 2 5 2, ये हमारा क्या बन गया, वर्ग आव्यूह बन गया। अब जब भी वर्ग कहेगा 3 गुणे 3 का कहेगा तो ये भी हमारा वर्ग आव्यूह। देखिए अगर हम 3 गुणे 3 का बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 5 3 0 4, यहाँ देखिए 4 2 1 5 3 0। तो देखिए 1 2 3 3 लाइन 3 पंक्तियां हमारी हो गई, 1 2 3 3 कॉलम हो गए। तो हम लोग क्या कहेंगे 3 गुणे 3 का वर्ग आव्यूह है, यानी कि जब भी कोटियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इक्वल रहेगी तो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाएगा। और वर्ग आव्यूह में 3 यानी कि उसके पंक्तियों की संख्या और कोटियों की संख्या इक्वल होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 9वां सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 9वां सवाल क्या है, 10वां सवाल क्या है। 9वां सवाल मैंने छोड़ दिया है क्योंकि 9वां सवाल में सिर्फ उसी तरह से मान निकालना है जिस तरह से 7वां और 6वां मैंने बताया। तो आप लोग उसको एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद मैं बता दूंगा। अब देखिए 10वां सवाल क्या है, कह रहा है कि 3 एक देखिए कोई क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन 3 गुणे 3 कोटि की एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। तो आप लोग बुक खोल के बैठिए, क्योंकि देखिए मैं क्वेश्चन भी लिखा दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। यानी कि वो कह रहा है 3 गुणे 3 की कोटि क्या है, एक आव्यूह है, उसकी कुल कितनी संख्या यानी कि कुल कितनी प्रविष्टियां होंगी, जो उसके प्रविष्टियां जो 0 से 1 है। तो क्या हो जाएंगी इसमें, देखिए मैं आप लोगों को लिख करके समझाया हूं कि जब भी 3 गुणे 3 कोटि के आव्यूह में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी। अगर मैं बता दूं 3 गुणे 3 में, यहाँ देखिए मैं 3 गुणे 3 का एक आव्यूह बनाया हूं। यहाँ पर अगर आप अवयवों की संख्या गिनते हैं तो क्या होता है, स्तंभों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या का अगर हम लोग गुणा करा देते हैं तो वही हमारा अवयवों की संख्या निकल जाती है। अगर उस तरह से नहीं समझ में आता है तो आप काउंट कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा 9 पता चल गया। यानी कि 3 गुणे 3 की अगर कोई आव्यूह है तो उसमें अवयवों की संख्या 9 हो जाएगी, जो कि मैंने यहाँ पर देखिए पहले ही लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ। अब क्या, यदि प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय यानी कि 0 से 1 देखिए प्रविष्टियां का दिया हुआ है, यानी कि क्रमचय कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे अगर उसकी क्रमचय 2 हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, इसलिए इसके अवयवों का क्रमचय, यानी अब इसके अवयवों का अगर क्रमचय देखेंगे तो 2 पर 9 हो जाएगा। अगर इसके अवयव का क्रमचय देखेंगे तो 2 से 9 हो जाएगा, और 2 पर 9 करेंगे तो हम लोग 12 हो जाएगा। देखिए इसके अवयव की संख्या 9 है और 2 क्या है, क्रमचय है। तो 2 पर 9 करेंगे तो हमारा जब इसका करेंगे वो 2 पर 9 तो हमारा क्या हो जाएगा, 512 आएगा। तो इस तरह से इसमें जितने भी सवाल थे उसको मैंने लाइन बाई लाइन बता दिया है। जो एक भी सवाल 2 सवाल छोड़ा है आपके लगाने के लिए छोड़ा है, ताकि आप लोग क्या एक्सरसाइज करते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप लोग क्या, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो हमारे व्हाट्सएप पर आप लोग नंबर क्वेश्चन को हम लोग हमारे पास रिप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं क्या प्रश्नावली 3.2 में। 3.2 के जो भी न्यूमेरिकल्स है मैं उसको बताऊंगा, और उससे पहले क्या जो उसके सूत्र हैं उसको बता दूंगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।